मैं डॉक्टर सुरेंद्र सिंह, असिस्टेंट प्रोफेसर BSR गवर्नमेंट आर्ट्स कॉलेज अलवर, पॉलिटिकल साइंस के BA सेकेंड ईयर के प्रथम पेपर प्रमुख राज्य व्यवस्थाएं, उसमें से मैं आज आपको ब्रिटिश मंत्रिमंडल के महत्व और उनकी विशेषताओं के बारे में अध्ययन कराऊंगा। मंत्रिमंडल संपूर्ण शासन व्यवस्था का केंद्र है। वह वास्तविक कार्यपालिका है। राजमुकुट की शक्तियाँ औपचारिक हैं और वास्तव में उनका प्रयोग मंत्रिमंडल द्वारा होता है। वस्तुतः सम्राट में जो शक्तियाँ निहित हैं उन सब का प्रयोग मंत्रिमंडल द्वारा ही होता है, किया जाता है। यही कारण है कि लावेल ने कहा है कि मंत्रिमंडल को राजनीतिक भवन की आधारशिला कहा जा सकता है। रैमज़ कहते हैं कि मंत्रिमंडल राज्य के जहाज को चलाने वाला पहिया है जिसका चालक प्रधानमंत्री है। मैरियट ने तो उसे संपूर्ण शासन तंत्र का केंद्र माना और कहा है कि यह वह धुरी है जिसके चारों ओर शासन की संपूर्ण मशीन घूमती है। बैजहोट के शब्दों में यह एक संयोजन समिति है, जोड़ने वाला समास चिन्ह है अथवा राज्य के व्यवस्थापन विभाग व कार्यपालिका विभाग को जोड़ने वाला बक्सुआ है। मुनरो के अनुसार मंत्रिमंडल ब्रिटिश संवैधानिक मशीन का सबसे महत्वपूर्ण टुकड़ा है। ग्लैडस्टोन कहते हैं कि मंत्रिमंडल एक सूर्य पिंड है जिसके चारों ओर अन्य पिंड घूमते हैं और यह ऐसा कब्जा है जो कार्य के लिए सम्राट, लॉर्ड सभा और कॉमन सभा को मिलाता है। मंत्री परिषद और मंत्रिमंडल में अंतर। मंत्री परिषद और मंत्रिमंडल में उनकी रचना और कार्यों की दृष्टि से बहुत अंतर है। ओग के अनुसार मंत्रिपरिषद एक वृहद संस्था होती है जबकि मंत्रिमंडल उसकी अपेक्षाकृत एक छोटी संस्था होती है। दोनों में अंतर को हम इस प्रकार देख सकते हैं। नंबर 1, आकार में अंतर। मंत्रिपरिषद एक बड़ी संस्था है जिसमें 50-60 सदस्य होते हैं। इसमें मंत्री, राज्य मंत्री, सचिव आदि सभी शामिल होते हैं, जबकि मंत्रिमंडल एक छोटी संस्था है जिसमें कुछ विशिष्ट स्तर के व्यक्ति शामिल होते हैं। स्थिति में अंतर। मंत्रिमंडल एक महत्वपूर्ण संस्था है। शासन की नीति निर्धारण काम यही करती है। आए दिन इसकी बैठकें होती रहती हैं। मंत्रिपरिषद की बैठक बहुत कम होती है और इसका कार्य प्रशासनिक है। वेतन में अंतर। मंत्रिमंडल स्तर के मंत्री तथा अन्य मंत्रियों के वेतन में भी अंतर रहता है। अप्रैल 2010 से प्रधानमंत्री को 1,98,661 पाउंड, मंत्रिमंडल के स्तर को 1,45,492, लॉर्ड सभा से कैबिनेट मंत्री को 1,08,253 पाउंड, लॉर्ड चांसलर को 1,45,492, राज्य मंत्री को 1,07,108 तथा संसदीय अवर सचिव को 97,139 वार्षिक वेतन दिया जा रहा है पाउंड। मंत्रिमंडल के सदस्य विभागों के अध्यक्ष होते हैं। मंत्रिपरिषद के सदस्य उनके अधीनस्थ सहायता करने के लिए होते हैं। इस प्रकार यह कहा जा सकता है कि मंत्रिमंडल का प्रत्येक सदस्य मंत्रिपरिषद का सदस्य होता है, लेकिन मंत्रिपरिषद के कुछ गिने गिने मंत्री ही मंत्रिमंडल के सदस्य हो सकते हैं। मंत्रिमंडल मंत्रिपरिषद की कार्यकारिणी समिति के रूप में है। यह मंत्रिपरिषद का भीतरी चक्र है। मंत्रिमंडल के मंत्रियों का स्तर मंत्रिपरिषद के साधारण स्तर के मंत्रियों से ऊंचा होता है। इस अंतर के बावजूद भी सामूहिक दायित्व में सभी लोग शामिल होते हैं। सभी के पद राजनीतिक ही होते हैं। प्रधानमंत्री के त्यागपत्र के बाद सभी को पद समाप्त हो जाते हैं। मंत्रिमंडल का निर्माण और रचना। लोक सदन में बहुमत प्राप्त दल के नेता को राजा द्वारा मंत्री नियुक्त किया जाता है। यह परंपरा है कि प्रधानमंत्री कॉमन सभा का ही हो।
प्रधानमंत्री अपनी इच्छा से मंत्रिमंडल का गठन करता है। इस बारे में राजा का उस पर कोई नियंत्रण नहीं होता। उसे मंत्रिमंडल का निर्माण करते समय यह देखना होता है कि दल के महत्वपूर्ण राजनीतिज्ञों, विशेषज्ञों एवं प्रादेशिक हितों के प्रतिनिधियों को उसमें स्थान मिल जाए। उसे लॉर्ड सभा से भी कुछ मंत्री लेने पड़ते हैं। मंत्रियों के लिए जरूरी है कि वे संसद के सदस्य हों। यदि संसद के सदस्य नहीं हैं तो उन्हें शीघ्र ही संसद का सदस्य बनना पड़ता है। सामान्यतः मंत्रिमंडल में निम्न पद होते हैं: प्रधानमंत्री, चांसलर ऑफ एक्सचेकर, गृह विभाग का सचिव, उपनिवेशों का सचिव, विदेश विभाग का सचिव, नभसेना का सचिव, युद्ध सचिव, जल सेना का लॉर्ड, स्कॉटलैंड का सचिव, व्यापार मंडल का अध्यक्ष, शिक्षा बोर्ड का अध्यक्ष, कृषि तथा मत्स्य विभाग का सचिव, स्वास्थ्य विभाग का मंत्री, यातायात विभाग का मंत्री, श्रम मंत्री, लॉर्ड प्रिवी सील, पोस्टमास्टर जनरल, लॉर्ड प्रेसिडेंट ऑफ काउंसिल, फर्स्ट कमिश्नर ऑफ वर्क्स एंड पेंशन, कोऑर्डिनेशन का मंत्री। मंत्रिमंडल प्रणाली की विशेषताएं। इंग्लैंड की मंत्रिमंडलात्मक प्रणाली की निम्नलिखित विशेषताएं हैं। सम्राट मंत्रिमंडल की बैठकों से बाहर है। ब्रिटिश मंत्रिमंडलीय प्रणाली की पहली विशेषता यह है कि राजा मंत्रिमंडल की बैठकों से बाहर रहता है। वह मंत्रिमंडल की बैठकों में भाग नहीं लेता है। राजा प्रधानमंत्री को नियुक्त करता है। प्रधानमंत्री द्वारा नियुक्त मंत्रिमंडल को राजा अपना मंत्रिमंडल नियुक्त कर देता है। नंबर 2, टोली की भावना। मंत्रिमंडल एक टीम के समान काम करता है। यदि शासन को अपने कार्य में सफलता मिलती है तो पूरी कैबिनेट को उसका श्रेय मिलता है और उसकी प्रशंसा होती है। इसके विपरीत यदि सरकार की नीतियां गलत साबित होती हैं तो पूरे मंत्रिमंडल की निंदा की जाती है। कॉमन सभा में अविश्वास प्रस्ताव पारित होने पर मंत्रिपरिषद के सभी सदस्यों को एक साथ त्यागपत्र देना पड़ता है। इस प्रकार मंत्रिपरिषद एक राजनीतिक इकाई के रूप में कार्य करती है। इसलिए ऐसा कहा जाता है कि मंत्रीगण एक साथ तैरते हैं तथा डूबते हैं। इस संदर्भ में यह उक्ति भी प्रचलित है: प्रत्येक के लिए सब और सब के लिए प्रत्येक। गोपनीयता। मंत्रिमंडलीय शासन प्रणाली की एक महत्वपूर्ण विशेषता गोपनीयता भी है। मंत्रिमंडल की बैठक में सब सदस्य इस बात के लिए स्वतंत्र हैं कि वे अपने अपने विचारों को पूर्ण स्वतंत्रता के साथ बैठक में प्रस्तुत करें, पर उनके लिए यह जरूरी है कि सार्वजनिक रूप से वे केवल उन्हीं बातों को कहें जो मंत्रिमंडल के निर्णयों के अनुकूल हों। उन्हें अपने तथा अन्य सदस्यों के विचारों को गोपनीय रखना पड़ता है। प्रधानमंत्री का नेतृत्व। प्रधानमंत्री मंत्रिमंडल का नेता होता है। यद्यपि सभी मंत्री समान पदी हैं तथा उनके अधिकार भी समान हैं, फिर भी प्रधानमंत्री का स्थान विशिष्ट होता है। वह सब मंत्रियों में प्रमुख समझा जाता है। अन्य मंत्री उसकी बात का सम्मान करते हैं। वह बराबर वालों में प्रथम होता है। राजनीतिक सजातीयता। इंग्लैंड में मंत्रिमंडल का सामूहिक उत्तरदायित्व और उसकी कार्यवाहियों की गोपनीयता इस कारण संभव है क्योंकि ब्रिटिश मंत्रिमंडल का आधार राजनीतिक दल है। साधारणतः सभी मंत्री एक ही राजनीतिक दल के सदस्य होते हैं। दलगत प्रणाली के कारण ही इसमें एक सी विचारधारा के व्यक्ति होते हैं, एक से उद्देश्य रहते हैं और जो सब समस्याओं पर एक से दृष्टिकोण से विचार करते हैं। कार्यपालिका व व्यवस्थापिका के संबंध में घनिष्ठता। ब्रिटिश मंत्रिमंडलीय व्यवस्था की एक अन्य विशेषता कार्यपालिका व व्यवस्थापिका के संबंध की घनिष्ठता है। मंत्रिमंडल की स्थिति संसद की समिति की है। इस कारण यह संसद के प्रति पूर्ण रूप से उत्तरदायी है। मंत्रिमंडल का प्रत्येक मंत्री संसद के किसी न किसी सदन का सदस्य अवश्य होता है। अपने प्रत्येक कार्य के लिए वह संसद के प्रति उत्तरदायी होता है। मंत्रिमंडल केवल तभी तक अपने पद पर रह सकता है जब तक कि उसे लोक सदन का विश्वास प्राप्त हो। 7 नंबर, मंत्रिमंडल का लोक सदन के विघटन का अधिकार। मंत्रिमंडल का यह अधिकार है कि मतभेद के समय वह लोक सदन को विघटित करा सकता है। अपने किसी कार्य के लिए यदि मंत्रिमंडल संसद का विश्वास प्राप्त न कर सके या मंत्रिमंडल द्वारा प्रस्तुत किसी विधेयक को संसद पारित न कर सके और यदि मंत्रिमंडल यह समझे कि उसे राष्ट्र का समर्थन प्राप्त है तो वह लोक सदन को भंग करा के पुनः निर्वाचन करा सकता है। मंत्रिमंडलीय उत्तरदायित्व।
कैबिनेट प्रणाली की अंतिम किंतु महत्वपूर्ण विशेषता मंत्रिमंडलीय उत्तरदायित्व है। यह उत्तरदायित्व 3 प्रकार का है। वैधानिक उत्तरदायित्व का अर्थ राजा के प्रति उत्तरदायित्व है। राजा इंग्लैंड का संवैधानिक प्रधान है, अतः मंत्रिमंडल अपने समस्त कार्यों के लिए उसके प्रति उत्तरदायी है। किंतु आजकल वैधानिक उत्तरदायित्व औपचारिक मात्र रह गया है। सिद्धांत में आज भी मंत्रिमंडल राजा के प्रति उत्तरदायी है, परंतु व्यवहार में राजा केवल नाम मात्र का शासक है और उसे मंत्रिपरिषद के परामर्श के अनुसार काम करना पड़ता है। दूसरी बात है अंत मंत्रिमंडलीय उत्तरदायित्व। राजा के प्रति उत्तरदायी होने के अतिरिक्त मंत्रिपरिषद के सदस्य परस्पर एक दूसरे के प्रति भी उत्तरदायी होते हैं। इसका आशय यह है कि मंत्रिपरिषद के समस्त सदस्य परस्पर सहयोग एवं स्वेच्छा के साथ एकजुट होकर कार्य करें। मंत्रिमंडल के प्रत्येक सदस्य का यह नैतिक कर्तव्य है कि वह अपने अन्य साथियों को नीचा दिखाने का प्रयास न करे, उनके विभागों में अपनाई गई नीतियों का समर्थन करे। संसद के प्रति उत्तरदायित्व अथवा राजनीतिक उत्तरदायित्व। अंत में मंत्रिपरिषद संसद के प्रति उत्तरदायी रहता है। यह राजनीतिक उत्तरदायित्व ही उसका वास्तविक उत्तरदायित्व है। संसद के प्रति मंत्रिमंडल के उत्तरदायित्व को शासन कला एवं विज्ञान को ब्रिटेन की मुख्य देन मानी जा सकती है। राजनीतिक उत्तरदायित्व का अर्थ यह है कि यदि मंत्रिपरिषद कॉमन सभा का विश्वास खो देती है तो उसे त्यागपत्र देना होगा। कोई भी मंत्रिपरिषद केवल तब तक ही शासन पर बागडोर संभाल सकती है जब तक कि उसे संसद का विश्वास प्राप्त हो। सन 1911 तक मंत्रिपरिषद संसद के दोनों सदनों के प्रति उत्तरदायित्व होती थी, परंतु 1911 और 1949 के संसदीय अधिनियम द्वारा लोकसभा की शक्तियाँ बहुत ही सीमित कर दी गई हैं। फलतः मंत्रिमंडल का उत्तरदायित्व वास्तव में केवल कॉमन सभा के प्रति ही रह गया है। यहाँ पर यह ध्यान रखने योग्य है कि मंत्रिपरिषद का उत्तरदायित्व सामूहिक होता है, यह संयुक्त एवं अविभाज्य होता है। इस सामूहिक उत्तरदायित्व का बड़ा संवैधानिक महत्व है। यह मंत्रिमंडलीय शासन प्रणाली का आधारभूत एवं केंद्रीय सिद्धांत भी है। क्विंटिन हॉग के अनुसार सामूहिक उत्तरदायित्व ब्रिटिश मंत्रिमंडलीय पद्धति की कार्यविधि का मूल आधार है। सामूहिक उत्तरदायित्व से अभिप्राय यह है कि समूची मंत्रिपरिषद एक इकाई के रूप में काम करती है। मंत्रिमंडल में जो भी निर्णय लिए जाते हैं वे सभी मंत्रियों के निर्णय माने जाते हैं। प्रत्येक मंत्री उन निर्णयों का सार्वजनिक रूप से समर्थन करने और उनके क्रियान्वयन में अपना पूर्ण सहयोग प्रदान करने के लिए बाध्य होता है। इस संबंध में इसलिए लॉर्ड मॉर्ले कहते हैं कि साधारण नियम यह है कि किसी भी विभाग की महत्वपूर्ण नीति के प्रति संपूर्ण मंत्रिमंडल वचनबद्ध रहता है और उसके सदस्य एक साथ ही अपने पद पर बने रहते हैं या उसे छोड़ते हैं। मंत्रिमंडल के सदस्य साथ जिएंगे, साथ मरेंगे, इस सिद्धांत का पालन करते हैं। तो इस प्रकार हमने देखा कि ब्रिटिश मंत्रिमंडल की जो विशेषताएं हैं वो ये हैं कि वो सम्राट उसकी अध्यक्षता नहीं करता है, टोली की भावना के रूप में ब्रिटिश मंत्रिमंडल काम करती है और पूरा मंत्रिमंडल जो निर्णय लेता है वो गोपनीय रहता है। प्रधानमंत्री मंत्रिमंडल का नेतृत्व करता है। सभी एक ही राजनीतिक पार्टी से होते हैं। कार्यपालिका और व्यवस्थापिका में चूँकि वहाँ संसदीय शासन पद्धति है इसलिए घनिष्ठ संबंध है। मंत्रिमंडल का लोक सदन के विघटन का अधिकार, मंत्रिमंडल लोक सदन को विघटित मतलब कॉमन सभा को विघटित करा सकता है और मंत्रिमंडलीय उत्तरदायित्व सामूहिक है। अंत मंत्रिमंडलीय उत्तरदायित्व भी होता है। तो इस तरह से आपने आज देखा कि ब्रिटिश मंत्रिमंडल का निर्माण विश्व में सबसे पहले मंत्रिमंडल का निर्माण ब्रिटेन में ही हुआ और 1911 से पहले वह दोनों सदनों के प्रति उत्तरदायी होता था, लेकिन 1911 और 1949 के अधिनियमों के द्वारा आज वह केवल
कॉमन सभा के प्रति उत्तरदायी होता है। लॉर्ड सभा के प्रति उत्तरदायित्व का प्रावधान अब खत्म कर दिया गया है। थैंक्स।